लोग कहते हैं मेरा देश बदल रहा है, ऊंचाइयों की तरफ नई करवटें ले रहा है, प्रगति की राहों पर आगे बढ़ रहा है और वाकई नई लक्ष्य और नई उड़ान की तरफ बढ़ चला है। नवीन रोशनी से दमकता एक नया भारत खड़ा है। सपनों की राहों पर अब विकास का ध्वज लहरा है। इस साल हमारा भारतवर्ष 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का अवसर लेकर आती है। तो एक इंडियन होने पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्राउड फील हो, इसके लिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ऐतिहासिक और मेजर इवेंट्स जिन्होंने इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक नया मुकाम और एक नई पहचान दी, जिससे इंडिया बना ग्लोबल लीडर एट इंटरनेशनल लेवल। ईयर 1951। इस साल इंडिया में दो लैंडमार्क चेंजेस आए। फर्स्ट अमेंडमेंट आया, जिसके हिसाब से फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हर राइट अपने साथ ऑब्लिगेशंस भी लेकर आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मिसयूज होने पर वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल लिमिटेशंस लगाई गई, जिससे नेशन की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पीस मेंटेन रहे। इसके अलावा फर्स्ट 5-year प्लान 1951 में लॉन्च हुआ, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया और इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया, जिससे फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम्स को कर्ब कर सकें और कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। आगे चलकर ये ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहलाया गया। इसके बाद ईयर 1954 में आया इंडो चाइना पंचशील ट्रीटी, जो कि एक बायलेटरल ट्रीटी थी इंडिया और चाइना के बीच, जिसका एम था दोनों नेशंस के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करके रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करना, जिसका एम था दोनों नेशंस के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करके रीजनल स्टेबिलिटी लेकर आना। ट्रीटी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करना, फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इक्वालिटी, नॉन अग्रेशन सिचुएशंस बनाना, इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस बनाए रखना एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन करना क्रूशियल रहेगा। इवेंट ऑफ 1967, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चों, जब हमारा भारत आजाद हुआ था इन 1947, तब हमारे देश की 75% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, बट खराब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बुरी टेक्नोलॉजी की वजह से देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ना के बराबर हो रहा था। आज़ादी के कुछ सालों पहले इन 1943 देश में सबसे बड़ी भुखमरी आई थी, जिसमें 40 लाख से भी ऊपर लोग भूखे मरे थे, विच इज फेमसली नोन एज द बंगाल फेमिन, जिसकी वजह से देश को आज़ाद होते से ही सरकार ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा तो दिया, बट टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पाई और उसके साथ भारत की आबादी भी बहुत स्पीड में बढ़ रही थी, जिससे हमारी सरकार को समझ में आ गया कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत अब आ चुकी है। सो एज अ रिजल्ट इन 1967 to 1978 गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया ही, साथ साथ विद द यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड विद द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करते हुए जहां हमारा कंट्री फूड डेफिसिट में था और ये फूड सरप्लस में अटेन करवा दिया। Hi, my dear students. Many congratulations on our Independence Day. We sincerely wish that you strive in every possible way to ensure that our country reaches to the greatest success. तो आज हम बात कर रहे हैं that what have been the developments that have played a pivotal role in the entire journey of India's independence. India's bid for the permanent seat in United Nations Security Council had played a very significant role in its foreign policy, and the developments began in 2004. अगर हम बात करें about the background on India's UNSC aspirations, तो ये aspirations शुरू से ही बड़ी strong रही हैं। Since the inception of United Nations, इंडिया ने एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो पीस कीपिंग मिशंस हों, चाहे ग्लोबल डिसआर्मामेंट जैसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषय रहे हों, और वी टॉक अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस, इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग से. And when we talk about a permanent seat in the UNSC, that of course shows our desire to
play an important role in the overall global governance, and that also represents our influence in the geopolitical structure, right? Also, it reflects our economic power, isn't it? इंडिया ने 2004 में अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करा और यहाँ पर उनको सपोर्ट मिला ऑफ द ग्लोबल सुपर पावर्स. During the same time, the formation of G4 alliance happened that included countries like India, Germany, Japan, and Brazil, and the group was made to support each other's bid for the permanent seat in the UNSC. G4 nations ने collectively ये argument present किया that since the changes have happened in the global scenario post World War II, so the representation should be more यूनिफॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. इंडिया ने अपने आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को प्रेजेंट किया. उसमें पहला पॉइंट था कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया का इंक्लूजन तो बनता ही है इन द यूएनएससी. दूसरा जो उनका आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया इज इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज, सो इट डेफिनेटली डिजर्व्स द चांस. एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इंडिया को लगता है कि उन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इन द अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिंस इट्स इंसेप्शन, तो इस पॉइंट को भी एक मेजर कंसिडरेशन इंडिया ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में प्रेजेंट किया टू बी इंक्लूडेड इन द permanent seat of the UNSC. इंडिया को कई चैलेंजेस का इस दौरान सामना भी करना पड़ा. एक मेजर चैलेंज आया चाइना से. जाहिर सी बात है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस रही थी एशिया के इलाकों में, तो चाइना ने सपोर्ट नहीं किया. सो डिस्पाइट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कमिंग फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना का सपोर्ट ना मिलना एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर रहा. दूसरा जो मुद्दा था दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ वीटो. तो ये पॉइंट रेज होके आया कि क्या जो नए मेंबर इंक्लूड होंगे यूएनएससी में, क्या उनको वीटो का अधिकार मिलेगा. दो इंडिया ने एक्सप्लिसिटली वीटो को डिमांड नहीं किया था, पर एक कंट्रोवर्सी या कंटेंशन ये आया कि अगर वीटो का राइट नहीं मिलेगा तो जो नए कंट्रीज हैं, जो नए मेंबर्स हैं, उनकी जो एक्चुअल रेपुटेशन है वो डिमिनिश हो जाएगी ओवर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स हु हैड द वीटो पावर. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया अभी भी पुश कर रहा है कि उसको यूएनएससी में सम्मिलित कर दिया जाए एंड शुड बी गिवन अ परमानेंट पोजीशन. सो द एफर्ट स्टार्टेड इन 2004 and they are still continuing. That definitely underscores India's actual will to represent and play an important role at the international level. So I hope you really liked the information provided. Take good care of yourself. All the best. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. बात है 2008 की, जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ. चंद्रयान 1, इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब, वाज लॉन्च्ड ऑन October 22, 2008. The mission was significant for its discovery of water molecule on the moon surface, enhancing our understanding of lunar geology and boosting India's position in the space exploration. 2008 बहुत ही स्पेशियस ईयर रहा हमारी इंडिया. Hello everyone, a very happy 78th Independence Day to all of you. 77 years ago, an independent India was born. India has been drained, looted and divided, but it rose as a phoenix bird. ये दिन हमें याद दिलाता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के वो सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल्स जिसने इस देश को आज़ादी दिलवाई और 200 साल की हुकूमियत को ख़त्म किया. इसके बाद भारत देश ने खूब उपलब्धियां हासिल की. आज हम वो 2 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिस्कस करेंगे जिसने इंडिया की स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक ट्रेजेक्टरी को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया. Do you people know that India is the first country outside the UNSC permanent member seat to test a nuclear bomb independently? Yes, we did it despite the world's best effort. US deployed a satellite to spy on us. But on 18th May 1975, we took the world by surprise by doing a nuclear test at the Pokhran missile range of Indian Army in Rajasthan. इसको नाम दिया गया Smiling Buddha. By Smiling Buddha, we also laid foundation to our future nuclear policy with its objective of no first use and of maintaining a credible minimum deterrent. इस पर एक बॉलीवुड मूवी भी है.
Now you people comment down the name of the Bollywood movie. अब हम बात करेंगे स्पेस इंडस्ट्री की. आप लोगों ने वो इमेज देखी होगी जहां पर कलाम सर रॉकेट पार्ट्स को बाइसिकल और बुलक कार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. From there to becoming an $8.6 billion space industry by December 2023, we have come a really long way. India has been ridiculed and made fun of, but we have always proved a reliable partner in the space technology. To talk further about it, do you people know when did India launch its first satellite and what was its name? It was done on 19 April 1975 and its name was Aryabhat. इसने हेल्प किया साइंटिफिक रिसर्च में, कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग में. Last year we landed on moon and aimed for sun. This year we have come up with another milestone, Gaganyaan. People say sky is the limit, but India is making sky the launch pad to develop and explore the outer space. Thank you. 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट होता है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका मेन एम था अलग अलग टाइप के टैक्सेस को एक ही रूफ के अंदर लेके आके एक सिंपल मैकेनिज्म बनाने का. जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे, बट जीएसटी के आने के बाद ये सब कुछ एक ही टैक्स के अंदर कंपाइल कर दिया गया है. जीएसटी के लागू होने से इकोनॉमी में बहुत सुधार आया. जैसे कि पहले स्टेट्स के द्वारा अपना मैकेनिज्म फॉलो किया जाता था टैक्स इम्पोजिशन के मामलों में, जिससे बिजनेसमैन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते थे. लेकिन जीएसटी आने के बाद पूरे ही देश में एक ही टैक्स लागू किया गया, जिससे बिजनेसमैन को अलग अलग स्टेट के टैक्स रूल को समझने की जरूरत नहीं और इसकी वजह से टाइम और एक्सपेंस दोनों सेव होते हैं. दोस्तों, जीएसटी ने देश के फाइनेंशियल डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसीलिए भारत के टैक्स रिफॉर्म्स के मामले में जीएसटी हमेशा याद रखा जाएगा. 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जाता है. जी हाँ, ये वही आर्टिकल है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था. जैसे ही आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट का स्टेटस ग्रांट किया जाता है और सभी स्टेट्स की तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी लोगों को बेनिफिट्स देना शुरू कर दिए जाते हैं. ये एक हिस्टोरिक स्टेप था जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से सेंट्रली जितनी भी स्कीम्स लॉन्च होने लगी, उनका एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर पे भी होने लगा. जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बड़ी बड़ी स्कीम्स थी. जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हर्डल्स हुआ करते थे, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वो भी कम हुए. जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट होने लगा, चाहे वो आप हाईवेज की बात कर लीजिए, नए रोड्स बनने लगे, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और आज को आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. चाहे आप एजुकेशन को देख लीजिए, रोड्स एंड हाईवेज को देख लीजिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देख लीजिए. तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से ही जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई. तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो स्टेप था जिससे भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था और जी हाँ, ये कारगर भी साबित हुआ. अब हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को आगे बढ़ते हुए, हर एक सिटीजन को बराबरी से अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ रहे हैं उनका एप्लीकेशन पूरे ही भारत पे बराबरी से लागू किया जा रहा है. लास्ट में मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगी, पैंडेमिक के बाद से ही इंडिया हैज बीन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंस, जिसे कहते हैं आत्मनिर्भरता. और आज हर सेक्टर की आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस इंडिया का एक ग्लोबल फेस वर्ल्ड के सामने लेके आती है, द न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया. सो व्हेन द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स begins charming the world, the credit goes to its people, its judiciary, its government, and our sense of collective being, our solidarity. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day to everyone.